नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएच एजुकेशन हब में। और आज हम मॉड्यूल 11 जो है भाषाओं का शिक्षण, इसकी प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे। यदि आपने मॉड्यूल कर लिया है तो एक बार आप अपनी प्रश्नोत्तरी को चेक करें कि आपने प्रश्नोत्तर जो दिए हैं सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो ये जो प्रश्नोत्तरी है, ये जो प्रशिक्षण है, हम क्यों कर रहे हैं, किसके तहत कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लें कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसके अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं कि बच्चों को कैसे भयमुक्त शिक्षा प्रदान करें एवं कैसे भयमुक्त परीक्षा का वातावरण निर्मित करें। और इसी उद्देश्य को सिखाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परंतु शिक्षक जिस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें जो शिक्षक हैं वो भी स्वयं भयभीत हैं, क्योंकि हर शिक्षक ये चाह रहा है कि वो 60% से ज़्यादा नंबर लेकर के आए, और इसी उद्देश्य के साथ वो इस प्रशिक्षण को कर रहा है। तो जब तक शिक्षक के मन में भय होगा, वो अपने शिक्षार्थियों को भयमुक्त शिक्षा नहीं दे सकता है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यह है कि उसे व्यवहारिकता में लाना पड़ेगा। केवल कहने मात्र से शिक्षा भयमुक्त नहीं हो पाएगी और बच्चा हमेशा शिक्षा के भय से भागता रहेगा। इसलिए शिक्षा को पुस्तकों से निकाल करके व्यवहारिकता में लाना होगा, जिससे एक भयमुक्त शिक्षा का वातावरण तैयार किया जा सके और शिक्षक और बच्चे जो दोनों हैं वो भयमुक्त होकर के शिक्षा दे सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इस प्रकार हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। प्रश्नोत्तरी को यहाँ पर केवल विश्लेषणात्मक तरीके से समझाया जा रहा है। आप मॉड्यूल देकर के पूरे प्रश्नों को हल करें। यदि आपके प्रश्न कहीं गलत होते हैं तो आप रीडो बटन दबा करके पुनः प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। तो अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे शिक्षा जगत से संबंधित सभी बातें आपको जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध हो सकें। साथ में आने वाले प्रश्नोत्तरी पोस्ट टेस्ट समस्त के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। पहला प्रश्न है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। दूसरा ऑप्शन है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। तो एक पूर्व पठन का कार्य का उद्देश्य पूर्व पठन, जो पहले का पठन हो, तो उसका सही आंसर है सेकंड विकल्प, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तो पूर्व पठन यानी कि जो पूर्व में हमने जो सीखा है, तो पाठों के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य होता है। चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना अर्थ गढ़ना है, यानी पढ़ने का अर्थ जो होता है गढ़ना है। तो इसका जो सही आंसर चार ऑप्शन में क्या होगा? पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग है। व्याख्या है, यानी पढ़ना जो है वो पाठ की वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग यानी उसकी व्याख्या है। फिर पढ़ना ध्वनि समूहों शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ने की परिभाषाएं क्या सही हो सकती है यहाँ पर? फिर तीसरा, पढ़ना शिक्षार्थियों को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और चौथा ऑप्शन है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पर है वो है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना। यानी जब हम कोई पाठ को पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य जो अभिप्राय होता है वो हमारा होता है कि हम पाठ के जो विचार हैं कि इस पाठ में क्या दिया है उसको समझना है, और केवल डिकोडिंग करना या ध्वनि अकेली पाठ का या जो अर्थ है गढ़ना यह नहीं होता। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न में हमें कुछ संदर्भ दिए हैं, चार संदर्भ हैं। इसमें से हमें देखना है कि सत्य क्या है, कौन सा संदर्भ ज़्यादा सत्य है। तो पहला है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। तीसरा है, लिखने से पहले सुनना बोलना और पढ़ना विकसित होता है। चौथा है, लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। इस प्रकार ये चार संदर्भ हैं और इन संदर्भों में हमें देखना है कि क्या पहला संदर्भ सही है या दूसरा संदर्भ सही है, तीसरा संदर्भ सही है, चौथा संदर्भ सही है। पहला संदर्भ क्या कहता है कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? सुनना यानी सुनना, फिर उसके बाद बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना और लिखना, फिर ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है और ऑप्शन के बाद हम अपना आंसर टिक करेंगे। आंसर में देखें चार ऑप्शन है, पहला सत्य, चौथा सत्य, तीसरा सत्य। तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है, पहला सत्य है। चौथा और तीसरा दूसरा जो है वो सत्य नहीं है। तो आप
इस बात का ध्यान रखें कि ये जो मॉड्यूल आपके हैं उसमें जो आंसर होते हैं या प्रश्न होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, इसी प्रकार आंसर भी जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन था, जहाँ हमने देखा था कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना, ये सारे के सारे एक साथ विकसित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले भाषा कौशल का निर्माण करना है। दूसरा, वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। तीसरा, उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। या चौथा, मौखिककरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे जो लास्ट ऑप्शन है चौथा, कि मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। बच्चों से हम सामान्य परिचय कर लेते हैं और मौखिक बातें करते हैं, और जो सुनते हैं यानी कर्ण साधन जो हैं उसके माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराते हैं। जो उनकी बोली होती है उससे परिचित करवाते हैं, साथ में मातृभाषा जो होती है उसका ज्ञान करवाते हैं। इसलिए चौथा ऑप्शन, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना, यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, आपको कथन बताना है कौन सा सही है। पहला है, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। क्या आप इससे सहमत हैं कि मातृभाषा जो होती है वो दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है? दूसरा ऑप्शन, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और चौथा है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आपको आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप ध्यान से इन ऑप्शनों को देख लें, फिर हम आंसर को देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या आंसर है। हम ऑप्शन देखते हैं कि कथन 2 और 3 सही है, कथन 1 और 2 सही है, कथन 1 और 4 सही है। तो सबसे सही जो कथन है वो कथन तीसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कथन तीसरा और चौथा हमारा सही है, इसको हम टिक कर देंगे। आप ऊपर नीचे प्रश्नोत्तर हो सकते हैं, ध्यान रखें। साथ में केवल ये कि सुझावात्मक है, आप जब भी मॉड्यूल पढ़ेंगे, मॉड्यूल पढ़ कर के आप आंसर सही तरीके से दें और देख लें। यदि आपके कहीं नंबर गलत कम होते हैं तो आप उसको रीडू करके फिर से आंसर दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चे या मानव सीखता है। तो बच्चे या मानव कैसे सीखते हैं? स्कूल में केवल मातृभाषा सीखते हैं। दूसरा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा सीख जाते हैं। तीसरा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा सीख जाते हैं। और बहुत प्रयास से मातृभाषा सीखते हैं। तो केवल स्कूल में केवल मातृभाषा या काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, तो सबसे सटीक आंसर यही है कि काफ़ी प्रयास के बिना, यानी मातृभाषा जो सीखी जाती है उसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। और बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। बहुत प्रयास से मातृभाषा, जो लास्ट ऑप्शन है वो भी नहीं है। तो सबसे सही जो आंसर है यहाँ पर वो है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, सेकंड नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। तीसरा है, विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, तो सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, ये हमारा यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो केंद्रीयता का अर्थ है सभी भाषा विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता के बारे में है कि सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो सही है कि सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे अपनी मातृभाषा सीख जाता है और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न अब हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखते हैं अगला प्रश्न, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। दूसरा, कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण। कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। प्रश्न क्या है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? बहुभाषिकता का अर्थ है, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। यानी जो बच्चों की भाषा है वो जिस भी बोली बोलते हैं, जो भी भाषा करते हैं, तो कक्षा शिक्षण में उसका उपयोग करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? यानी पढ़ने के समय
क्या कार्य करना है? पहला, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। दूसरा है कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी-बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहेगा। तीसरा है शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभव को अपनी डायरी में लिखने को कहना। चौथा है शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, पढ़ने के समय क्या कार्य करना चाहिए? कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी-बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहेगा। ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस प्रकार हमने 10 प्रश्नों को हल किया, सबमिट किया और सबमिट करने के बाद हमारा जो स्कोर होता है 10/10 होता है। और यदि आपके आंसर कहीं गलत होते हैं तो आप ये जो रेडियो बटन दिख रहा है, इस रेडियो बटन को प्रेस करके फिर से अपनी प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। एक नहीं और 2-3 बार आप इसको प्रश्नावली को हल करके उसके बाद फिर आप सबमिट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, इस लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली समस्त प्रश्नोत्तरी और पोस्ट टेस्ट के बारे में जो कुछ भी जानकारियाँ होंगी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगी। ये जो है प्रश्नोत्तरी है, ये सुझावात्मक है। आप अच्छे से मॉड्यूल को पढ़ करके इस प्रश्नोत्तरी को हल करें, जिससे आपको मॉड्यूल के बारे में पूर्ण जानकारी हो सके और उसका उपयोग आप बच्चों को पढ़ाने में कर सकें। धन्यवाद।